नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर और 51 सांसद, वो 51 सांसद जिनको प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने के लिए भेजा था, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए भेजा था और भारत के पक्ष में लामबंद करने के लिए भेजा था, सब के सब पकड़े गए। पकड़े गए का मतलब फिजिकली पकड़ा जाना नहीं होता है। पकड़े गए हैं, जिस मिशन में, जिस काम में लगे थे, देश के सामने जिसका दिखावा कर रहे थे, उसकी हकीकत सामने आ गई है। दुनिया के 57 देश भारत के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब लगातार खामोश रहने वाले मोदी, खासकर विदेश मामलों पर खामोश रहने वाले मोदी, खासकर भारत के विदेश में हो रही फजीहत पर खामोश रहने वाले मोदी, खासकर चुनावी प्रचार में व्यस्त रहने वाले मोदी, अब भारत में, भारत के लोगों के सामने कैसे मुंह दिखाएंगे, ये बड़ा सवाल है। पूरी खबर हम खोलते हैं, लेकिन उससे पहले भाऊ को लाइए चर्चा में फटाफट जोड़ लीजिए। स्वागत है भाऊ आपका। मोदी जी की 150 विदेश यात्राएं, जयशंकर का लगातार विदेश में प्रवास और 51 सांसदों का ग्रीष्मकालीन अवकाश, इन तीनों को आज एक साथ देखना जरूरी हो गया है। जरूरी क्यों हो गया है? ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। 57 देश हैं कुल मिलाकर। विदेश मंत्रियों की बैठक में ये 57 देश भारत के खिलाफ खड़े हो गए और खुल करके पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाया। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन देशों में 51 सांसद भेजे गए थे, उन देशों में बहुत लंबी लिस्ट है जो इस ओआईसी की मीटिंग में शामिल थे और भारत के खिलाफ खड़े थे। महत्वपूर्ण यह है, सबसे ताजा जो जानकारी है, बाकी तो 11 साल से विदेश नीति का कचूमर निकाल ही रहे हैं। मैं देश का नाम बताता हूं, सऊदी अरब, वो देश है जहां पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल गया था सर्वदलीय। दूसरा देश कुवैत, कुवैत में भी जाके डंका बजाए थे और उस वक्त भी हमने कहा था कि कुवैत में जब भारतीय प्रतिनिधिमंडल मौजूद था तो एक लंबे अंतराल के बाद, 1 दशक से ज्यादा वक्त के बाद, पाकिस्तान के लिए वीजा खोल दिया था कुवैत ने। ये डंका बजा था। उसके बाद तीसरा देश है बहरीन, जहां पर तमाम भारतीय काम करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में भारतीय बहरीन में मौजूद हैं, वो बहरीन है। यूएई, जिसे भारत का मित्र बताया जाता है, जहां पर जाकर के शेखों के साथ गले मिलते हैं नरेंद्र मोदी, जहां जाकर के मस्जिद में भी जाते हैं मोदी, वो है यूएई। उसके बाद है कतर, वो कतर जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आज की तारीख में समझौते कराने का सबसे बड़ा अड्डा है, वो कतर। उसके बाद मांडोली बादशाह। इंडोनेशिया। हाँ मांडोली हाँ बादशाह। हाँ, मांडोली बादशाह। उसके बाद नाम है इंडोनेशिया, वो इंडोनेशिया जिसके राष्ट्रपति को 26 जनवरी पर तमाम अनुनय विनय के बाद मुख्य अतिथि बनाया था, वो है इंडोनेशिया। साथ साथ परिचय देते चल रहे हैं। उसके बाद है मलेशिया। मलेशिया, मलेशिया से सबसे इंपोर्ट हमारा कोल अडानी। अडानी 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 सेठ है। देखिए अडानी अडानी सेठ है, वहां बात मत इंडोनेशिया करिए। और मलेशिया, दोनों देश। उसके बाद है इजिप्ट, मिस्र जिसको कहते हैं लोग, इजिप्ट। उसके बाद है अल्जीरिया, ये वो देश बता रहा हूं जहां पर डंका बजा के भी आए हैं सब लोग, और यहाँ पे आके शशि थरूर रोज सोनिया गांधी और राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए बीजेपी का टूल बने घूम रहे हैं। अल्जीरिया है। अल्जीरिया के बाद गुयाना है। ये गुयाना स्पेशली मैं रुक रहा हाँ, हूं, हाँ, गुयाना वो देश है, इकलौते राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात हुई थी पूरे 33 देशों में, वो देशों गुयाना में। के राष्ट्रपति थे। और वहां पर गए कौन थे? वही शशि थरूर, जो इस समय मोदी जी की विदेश नीति का डंका सबसे ज्यादा भारत में भी आके बजा रहे हैं, गुयाना। और उसके बाद एक देश है सियरा लियोन। अब सोचिए कितनी लंबी फहरिस्त हो गई। सियरा लियोन, ये देश हैं जहां पर होके आए हैं। कम से कम यही देश, 11 देश हो रहे हैं, शुभ शुभ संख्या भी है भारत के हिसाब से, सनातन के हिसाब से कम यही 11 देश अगर भारत के पक्ष में खड़े हो गए होते तो भी हमें तसल्ली होती।
सीधा खबर पर आते हैं ओआईसी में क्या हुआ और सारे के सारे देश भारत के खिलाफ क्यों लामबंद हो गए। एक अजनबी हसीना से हाय मुलाकात हो गई। ये हसीनाओं को ढूंढने गए थे, कोई गाना गाने गया था, कोई मार्केट परचेसिंग करने गया था, शॉपिंग करने गए थे। इस 143 करोड़ के करदाताओं के पैसे पर जहां 81 करोड़ लोग देश के 5 किलो अनाज के भीख पे जिंदा है, इस गरीब देश पर जहां 200 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा है, उस गरीब देश के गरीब लोगों के करदाताओं के पैसों पर ये लोग, अब मैं कहूं, अय्याशी करने गए थे। इस शब्द का मैं आज तक उपयोग नहीं किया, लेकिन मैं आज ये कर रहा हूं, क्योंकि वो जो आए हैं वहां से बोल के ये झूठ बोल रहे हैं, ये यहाँ आके जबरदस्ती बयानबाजी कर रहे हैं। अपने साथ एक आईएनआई का रिपोर्टर लेके गए, वही पर्दे के सामने खड़े हो के उसको बाइट दे रहे थे और इस देशवासियों को भ्रम में रख रहे थे कि इन्होंने बहुत बड़ी डिप्लोमेसी की है और सारा विश्व पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगा। ये जो लोग गए हैं इनसे पैसे वसूलने चाहिए, किसी ने कोर्ट जाना चाहिए। ये क्यों गए? अपने पैसे से जाए भाई। और अय्याशी के मायने सिर्फ किसी व्याभिचार के साथ नहीं होते, ये आर्थिक अय्याशी थी। ये गरीबों के मेरे और आपके पैसे पे ये जाके वहां गाने गा के आए, नाच के आए, क्या करके आए देश के लिए। इन 11 देशों में जो गए उनको उनका मुंह काला कर देना चाहिए, स्वयं काला कर लेना चाहिए। इतनी तो तमीज है नहीं इनमें। तुम जाने के बाद वहां आपने गए, वहां उनको समझाया और हमको बताया कि वो समझ गए। वहां के देश यदि आज पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का हिस्सा बता रहे हैं और सिंधु जल संधि को तुरंत लागू करने का आदेश दे रहे हैं, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो ये क्या झक मार के आए थे वहां से ये जो गए? सवाल इन जाने वालों का है। इनका थोड़ा आत्मा होगी अंदर, थोड़ी कचोटनी चाहिए। क्या आईओसी कर लेगा? आईओसी ने क्या बोला इसको मैं अहमियत नहीं देता। ये 2 देशों का मामला और हम तय करेंगे। ये भारत तय करेगा पानी जाएगा कि नहीं जाएगा। ये अमेरिका, रशिया, चीन तय नहीं करेगा कि पाकिस्तान को पानी जाएगा। ये उपमहाद्वीप है, 140 करोड़ का देश है, किसी के बाप का नहीं है। ये आईओसी वहां से ललकारेगा। दुख इस बात का है कि ये आईओसी को समझाने गए थे। इन 11 देशों में ये लोग गए थे ना, इन 11 देशों ने कैसा उस प्रस्ताव पे साइन किया? प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री पाकिस्तान का डार, वो जो विदेश मंत्री है वो वहां बैठा हुआ है, फील्ड मार्शल वहां बैठा हुआ है। पूरे प्लानिंग के साथ एक दबाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये क्या हमारे डिप्लोमेसी का? प्रधानमंत्री जी ने इन तमाम देशों से मिले हुए उनको अवार्ड और गिफ्ट वापस भेज देने चाहिए निषेध के स्वरूप। नहीं चाहिए तुम्हारे देश का मान सम्मान और अवार्ड हमें, यदि पाकिस्तान जैसे आतंकियों के साथ खड़े होते तो। लेकिन हिम्मत तो हो ना, वहां जाके तो लाल टपकती है अवार्ड देने के लिए, लाल टपकती है गले लगने के लिए, क्योंकि पता नहीं इनमें से कौन सा देश अडानी सेठ के लिए कुछ करे। हम हमारी विदेश नीति चला रहे कि अडानी सेठ का मार्केटिंग कर रहे हैं, ये एक बार तय हो जाना चाहिए। आज एक बात अच्छी हुई कि विदेश मंत्रालय ने इसका निषेध किया, लेकिन आईओसी का जैसा निषेध किया वैसा निषेध आप अमेरिका का क्यों नहीं कर सकते? आज विदेश मंत्रालय कहता है कि एक आतंकी देश को आप समर्थन कर रहे हैं, जो आतंक को पनाह देता है, जो आतंक को जनता है, जन्म देता है, उस देश का आप समर्थन कर रहे हैं। वो आवाज आपकी अमेरिका के सामने क्यों नहीं जाती जब अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि आई लव पाकिस्तान, टू वेल विथ यू एंड योर पाकिस्तान एंड योर लव। एक टेररिस्ट देश को प्यार करने वाले प्रधानमंत्री जाते हैं G7 में और बोलते हैं कि एक टेररिस्ट कंट्री को आप प्रमोट कर रहे हैं।
और वो हंस के प्रधानमंत्री को टाल देते हैं। हम्म, क्या जरूरत थी जाने की G7 में, यदि आपकी सुनवाई नहीं होती? हम्म, आपके शब्दों को, यदि आपके शब्दों के अर्थ उनको समझ में नहीं आते और आपके कहे को अर्थहीन माना जाता है, तो ये आपकी बेइज्जती है, पूरे देश की बेइज्जती। नहीं जाना चाहिए। 57 देश इकट्ठा हो गए। हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये 57 देशों ने, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी चल रही थी, तब भी 57 देश पाकिस्तान के साथ खड़े थे। इन देशों में तो जाना ही नहीं चाहिए था डेलीगेट्स ने। सांप को कितने भी दूध पिलाओ वो काटेगा, और ये तो सांप को लंगोट में लेके घूमते हैं, एक क्योंकि इनको इवेंट चाहिए, घूमने के लिए देश चाहिए, शॉपिंग के लिए जाना था। ऑल पार्टी मीटिंग बोले, सब पार्टी के लोग गए। हम्म, इनको खड़ा करना चाहिए, कटघरे में पूछ लेना चाहिए, मतदाताओं ने पूछ लेना चाहिए। बारामती के लोगों ने सुप्रिया सुले को पूछ लेना चाहिए, कहां गई थी मैडम आप? हम्म, उस देश में गई थी तो ये देश आज पाकिस्तान के साथ क्यों है? ये सुप्रिया सुले का अपमान नहीं, बारामती का एक एक मतदाता का अपमान है। यदि सुप्रिया सुले जाने के बाद भी वहां ये होता है तो इसमें इसमें कुछ और तकनीकी बातें जोड़ने की जरूरत है इसी समय। क्या क्या कहा है इस्तांबुल में जो टर्की में हुआ ये 2 दिवसीय बैठक CFM का, इसमें क्या क्या OIC के सदस्य देशों ने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो सिर्फ दर्शकों ने सुना है सिंधु जल समझौते पे कहा है कि इसमें इसका पूरा सम्मान करें और कठोरता हाँ, से, मतलब वो आदेश के मोड में कह रहा है, मैंने कठोरता वही से। बोला, मेरे शब्द ही थे, आदेश दिया। अरे कौन हाँ, होते हैं ये? आदेश कौन नहीं, 57 देश लेकिन कौन होते हैं? उससे भी बड़ी बात भाऊ, कहा कश्मीर मुद्दे पर, कश्मीर जिसका अंतरराष्ट्रीयकरण भारत ने कभी नहीं होने क्या? दिया, वो ये 14 के बाद होना शुरू हुआ। कहा है कि कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के अनुसार कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए पूर्ण समर्थन व्यक्त करते हैं। कश्मीर का मुद्दा कैसे अंतरराष्ट्रीय फोरम पे उठाया गया, पहली बात तो ये। उसके बाद दूसरी बात, इसमें इसी के साथ और भी चीजें। चलिए ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये 57 देश है, बहुत सारे ये भी कह देंगे कि ये 57 देश जो OIC के हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसके अलावा हमारे पास समर्थन हम और लाएंगे। चलो, मुझे लगता है कि ये वक्त है कि जब आप भी अपने नाम गिना दें। आप एक नाम, दो नाम, 57 के सामने मैं एक, दो, तीन, चार, ये कोई खबर, तीसरा हो। ये खबर हमारे लिए खबर नहीं होती हम्म, यदि इन 57 देशों में प्रधानमंत्री नहीं गए होते, इन 57 देशों में प्रधानमंत्रियों ने अपना सम्मान नहीं करवाया होता, इस कुवैत से प्रधानमंत्री सम्मान मिलता है। इस 57 देशों में प्रधानमंत्री ने अवार्ड नहीं लिए होते। 57 देशों में से इन 57 देशों में से कई देशों में ये डेलीगेट नहीं गया होता। इन 57 देशों में ये डेलीगेट गया होता और वापस आके कहता कि हाँ हम कुवैत गए, लेकिन कुवैत नालायक साबित हुआ, वो हमारी सुनने को तैयार नहीं था। तो भी हमको लगते तो कम से कम प्रयास तो किया। हमको आके क्या बताया? कुवैत वालों से बहुत अच्छी मीटिंग हुई, सबसे, हाँ, उन्होंने बिल्कुल समर्थन किया भारत का। हाँ, अरे कौन सा समर्थन किया भारत का? इसको भारत का समर्थन कहते हैं। सिंधु जल संधि के लिए बोलते हैं कि तुम पाकिस्तान की बात मानो, जम्मू कश्मीर के लिए बोलते हैं कि तीसरा इंटरवेंशन लो, ये समर्थन किया है। और यदि इसको समर्थन मानते हैं तो इनको सांसद किसने बनाया? ये क्या, ये भी क्या मोदी जी जैसा इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लेके बैठे हैं क्या? कौन से कॉलेज में पढ़े हैं जो उनको समझ में नहीं आता कुवैत ने क्या कहा? ये लोग जाके अपने दौरे को सक्सेसफुल बता के आए, और हमारे महामहिम प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद इनसे मीटिंग की। हाँ, और मीटिंग का एक और इवेंट हुआ, और इवेंट में भी बताया गया कि इन 51 लोगों ने क्या देश की प्रतिमा ऊंची की है और पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। ये अलग थलग कर दिया है। मैं उन 33 देशों में नहीं जाता, मैं इन 11 देशों का हिसाब पूछना चाहता हूं जिन लोगों ने आज भारत के खिलाफ ये बात कही है। उनकी कोई औकात नहीं, मेरे मायने से कोई औकात नहीं। तो आप गए क्यों जिनकी औकात नहीं? वो गुयाना कौन सा देश है, वहां जाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी शशि थरूर जी को? एक हसीना मुलाकात हो गई, अरे कहीं भी मुलाकात करवा लो।
ऐसे देशों में क्यों जाना कि जहां तुम्हारी सुनवाई नहीं होनी है? कि आपको पर्यटन करना था, पिकनिक करनी थी, घूमना था, जाके देखा आते कैसा देश है, फ्री में मिल रहा है, सरकार के पैसे से जाना मिल रहा है, 5 स्टार में रहना, बढ़िया गाड़ी में घूमना, प्रोटोकॉल लेना, चलो घुमाओ। और प्रधानमंत्री ने भी सबको लॉलीपॉप दिया। क्यों सवाल पूछते हो यार? सब मिलके इकट्ठा जाओ ना, पिकनिक मना के आ जाओ, सवाल मत पूछो मुझसे। आज ये सवाल तो अपने भतीजे से पूछना चाहिए ममता बनर्जी कि बेटा अभिषेक तुम गए थे, क्या बोल के आए? ये कहां गए थे तुम? यदि तुम लोगों ने इनका समझाया तो तुम्हारे समझाने में कोई गलती हो गई? ये टर्की में आके इस्तांबुल में फिर भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। आइंदा ऐसा विदेशी डेलीगेशन में बिना समझे मत जाना। बोलना चाहिए ममता जी ने। ममता जी को भारत की बड़ी चिंता है ना, बोलना चाहिए। एक नाथ शिंदे को बेटे को भी पूछना चाहिए। एक नाथ शिंदे के बेटे का बड़े पोस्टर लगे थे महाराष्ट्र में। हाँ। कि श्रीकांत शिंदे मोदी जी के कहने पर विश्व में जाके भारत की प्रतिमा, बाबा तालियां बजाओ तालियां, बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग, फ्लेक्स आजकल बहुत सस्ते में बनते हैं, टांग दो। थाने अपने बाप का है, क्या फर्क पड़ता है कितना भी गंदा दिखे, टांग दो पोस्टर। अब एक नाथ उसको श्रीकांत शिंदे को पूछना चाहिए, अरे भाई तू बता कहां गया था तू, क्या बात हुई? यदि तुम गए और ये बात हुई तो फिर इन लोगों ने कैसा समर्थन दिया पाकिस्तान को? इसका मतलब तुम्हारी कोई औकात ही नहीं, तुम जाके वहां की किसी ने सुनवाई नहीं करी तुम्हारी, या तुम ठीक से समझा नहीं पाए? जो काम नहीं कर सकते वो क्यों करना? कल किसी ने मुझे बोल दिया कि अशोक वानखड़े जी आप अच्छा बोल लेते हो, ऐसा लोगों को लगता है, तो एक काम करो आप जरा एक न्यूक्लियर प्लांट में जरा यूरेनियम इनरिचमेंट में चले जाओ। अरे भाई साहब यूरेनियम ठीक से, मतलब यूरेनियम काय को होता है? किसी ने यूरिया पकड़ दिया हाथ को तो उसी को यूरेनियम मानने वाले हम लोग। हम तो कहेंगे कि भैया हाथ जोड़ लिए, हम नहीं जाते। या किसी ने कहा कि तुम बोल लेते हो तो जरा गा लो, दरबारी कांगड़ा जरा हो जाए, दरबारी कांगड़ा जरा बैठ जाओ आधे घंटे के लिए। अरे 7 सुरों के दरबार में हम नतमस्तक है भैया, ये हमारे बाप को भी नहीं जमेगा। लेकिन किसी ने कहा कि तुमको अमेरिका में गाने के लिए बुलाया, गाना आता नहीं तो भी गया, क्योंकि अमेरिका में फीका मिल रहा है घूमने को किसी और के पैसे से, और वहां जाके राग गधा सुना दिया, गधे जैसा चिल्लाने लगे और जूते खा के वापस आ गए। और यहाँ के कहूं मैं कि क्या मेरे संगीत की क्या वहां पे प्रशंसा हुई? भारत के एक संस्कृति को मैंने वहां दिखाया। ये 57 देशों के सिग्नेचर ने बता दिया कि हमारे 51 वहां क्या दिए लगा के आ गए। इन 57 देशों ने दिखा दिया कि हमारे प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो सिर्फ सम्मान लेने के लिए जाते हैं और अवार्ड व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जाते हैं, उनको देश की कोई लेनी देनी। ऐसे देशों पे थूकूंगा नहीं मैं जो देश पाकिस्तान का साथ देता हो। काय का अवार्ड, किस लिए अवार्ड चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनना ही अपने आप में इसका बड़ा अवार्ड नहीं हो सकता कोई। नहीं, एक और बात है, अवार्ड लेने का ये तो अब सवाल तो इसमें खड़ा ही होगा, पूछेंगे भाई कि अवार्ड भी कोई कुछ सौदा होता है क्या अवार्ड के लिए भी? लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल, सौदा अवार्ड का हो, लें अवार्ड कोई मतलब नहीं। ये जो आपने कहा विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया, अच्छी बात है, विदेश मंत्रालय का हम स्वागत करते हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से कौन बोलेगा? विक्रम मिश्री बोले होंगे। विक्रम मिश्री जवाब। मेरा ये कहना है कि ये सामान्य बातें नहीं, आप दुनिया में आप ग्लोबल लीडर बन रहे हो, वर्ल्ड लीडर प्रधानमंत्री मोदी, विश्व गुरु के साथ एक भी चेला नहीं खड़ा है पूरी दुनिया में। ऐसा गुरु है जो खुद दरवाजा बंद करके खुद ही पढ़ता है और खुद ही पढ़ाता है, खुद ही पढ़ा रहा है। उस गुरु के साथ कोई चेला नहीं खड़ा है। ये मामला ऐसा है जिस पर प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री को बोलना चाहिए था। डंके की चोट पर प्रधानमंत्री बोलते, मोदी बोलते कि 57 देश अपने जो है अपने गिरेबान में झाके, इनकी क्या औकात है हमें सिखाएंगे। भारत को सिखाने वाले कौन होते हैं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते साहब? आप कौन? प्रधानमंत्री तो बोलते नहीं, विदेश मंत्री बोलते नहीं, क्योंकि सब जगह जाके खा के पी के आए हैं, उनका नमक का हक अदा कर रहे हैं। जहां बढ़िया दावत लेके आए हैं खाना खा के, उन देशों के साथ नमक हरामी कैसी होगी? भले ही भारत के साथ हो जाए। लेकिन मेरा दूसरा कहना है, चलो विदेश मंत्रालय ने निर्वचना की, उसी में मैं खुशी मानता हूं। अब खुशी की जगह कहां है आशीष?
इतनी निर्भसना की इसी में खुशी माननी पड़ेगी। लेकिन ये निर्भसना अमेरिका के सामने क्यों नहीं होती? जब अमेरिका पाकिस्तान को आई लव यू पाकिस्तान बोलता है, हाँ हाँ। ये क्यों नहीं होती जापान के सामने? जब जापान IMF, जापान ग्रे लिस्ट में FATA के पाकिस्तान को नहीं डालने देता, क्यों नहीं जापान के सामने ये बात होती? क्यों नहीं G7 के सामने ये बात होती? जो G7 पर पाकिस्तान को प्रमोट करता है और उसको यूनाइटेड नेशंस में आतंकवाद के खिलाफ बनी हुई कमेटी का उपाध्यक्ष बनाता है। क्यों नहीं ये बात IMF को समर्थन करने वाले तमाम देशों को निर्भसना की जाती है? वहां कड़े शब्द कहां चले जाते हैं? वह जीप को लकवा मार जाता है अमेरिका का नाम आती ही। जहां जहां अडानी का इंटरेस्ट है वहां वहां बोलने में शर्म आती है। एक गौतम अडानी देश पे इतना भारी पड़ गया है, समझ में नहीं आता कहां लेके जाएंगे देश को। जो बात, जो कड़ा संदेश विदेश मंत्रालय ने, हो सकता है ज्वाइंट सेक्रेटरी ने दिया हो, किसी बाबू ने दिया हो, अरे उसी से दिलवाते, अमेरिका को तो दिलवाते, वो भी नहीं दिलवा पाए। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को डांटा, वो भी सेक्रेटरी आके बोलता है ऐसा ऐसा बोला, और उसके बाद प्रधानमंत्री फिर राष्ट्रपति कहता है कि अरे मैं नहीं करवाया था, ये फालतू की बोल रहे। फिर बेइज्जती, फिर बेइज्जती। अरे क्या बेइज्जती का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओगे क्या? मैं तो इन 51 में से जो भी सांसद मुझे कहीं मिला, मैं बात हुई, तो मैं तो पूछूंगा कि यार क्या करने गए थे भाई आप वहां पे? जो कर नहीं सकते उसका सौदा क्यों लेना? इसमें 3 कांग्रेस के बहुत जो है धुरंधर गए थे। वो बार-बार कह रहे थे, जब भी सवाल पूछा जा रहा था, कह रहे थे कि राष्ट्र की नीति और राष्ट्र का के लिए काम वो पार्टी से बड़ा है हमारे लिए। उन तीनों बस तो जरूर एक बार कांग्रेस को, खड़गे को बुला लेके पूछ लेना चाहिए। खड़गे साहब पूछ लेते, उम्रदराज है, अरे बुजुर्ग आदमी है, भाई, पूछ लेते कि वो भाई तीनों साहब में से यही देश के लिए तीनों करके आए हो, क्या करके आए हो सत्यानाश? तीनों मोदी राग अपना रहे हैं आज। हाँ। ये राग ऐसा है, क्योंकि संगीत में तो ऐसा होता है कि शाम का राग यमन है, रात का राग भूप है, सुबह का राग एक अलग होता है। ये मोदी राग है, सभी सीजन में, सभी 24/7 एक ही राग गाते हैं। शशि थरूर भी वही राग गाते हैं, बाकी भी सब लोग तो वही राग गा रहे हैं। ये तो गाना गाने के लिए गए थे ना, एक हंसी क्या वो, मतलब कि शर्म आती है। ये शर्मसार है, शर्म हमें आती है इनको बोलते बोलते, लेकिन इनको सुनते सुनते शर्म नहीं आती, क्योंकि निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। आशीष, तुम सही कहते हो हमेशा, ये निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। एक 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 सवाल कुछ तसल्ली के लिए, कुछ अगर तसल्ली आप दिला पाए कम से कम कुछ नहीं। भारत के लाखों करोड़ों लोग, मैं आज की तारीख में मानता हूं कि देश प्रेमी है। करोड़ों क्या, मैं तो 100% को मानता हूं देश प्रेमी। 100% देश प्रेमी है। हाँ, 100% को मानता हूं। एक आप कोई 3 नाम, 3 देश का नाम कोई आपके दिमाग में है, ज़हन में है, जो भारत के लिए अनकंडीशनल खड़े हो जाएँ? 3 छोड़िए, 1 का नाम, इज़राइल का ही नाम क्या बोल सकते हैं? जिस इज़राइल के चक्कर में भारत इतने दिन से चुपचाप बैठा रहा मैंने मौन। कहा ना, इज़राइल ही कहते कि हमारे 57 पास देशों की ऐसी की हम तैसी मैं हूँ भारत मेरे का। मेरे नॉलेज में 2 देश थे हुँ, जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जब भी कुछ हुआ, वो पाकिस्तान की खिलाफत करते हुए भारत के मित्र बन के साथ में खड़े हुए। हुँ, एक रशिया था और दूसरा ईरान था। हुँ, ईरान को आपने अकेला थकेला छोड़ दिया और रशिया से दूरी बना दी, और इन तमाम देशों से तथाकथित दोस्ती बनाई जिन्होंने अपना साफ होने का फर्ज अदा किया, दूध भारत का पिया और डसने लगे भारत को। इनके वशीले दांत उखाड़ के फेंकने होंगे, तभी ये बाज आएंगे। इसलिए कम से कम इसके बाद, ये IOC ने करने के बाद फिर प्रधानमंत्री दौरे पे जाएंगे और यहाँ अपना स्वागत करवा लेंगे, और फिर यहाँ महिमा मंडित होंगे कि आज उस देश ने भी सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री को दिया, उनके राष्ट्रपति लेने आए। मुझे नहीं समझ में आता कि सम्मान लेने के समय आपका मन कैसा होता है। जो भारत के साथ गद्दारी करता हो, जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देता हो, ऐसा देश आपका मित्र देश कैसा हो सकता है? सवाल ये है। आखिर में एक बात, बस इसी पर चर्चा खत्म करेंगे। आखिर में एक बात,
ये देश की सरकार के लिए, देश के सियासतदानों के लिए, नेताओं के लिए 57 देश ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, 57 देश सब भारत के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आज भी यकीन करिए, इस देश में राजनीति करने वाले लोग, सरकार चलाने वाले लोग, नफरत फैलाने वाले लोग, इकोसिस्टम में काम करने वाले लोग, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आईटी सेल में काम करने वाले लोग, आज भी 100 नहीं 150% यकीन के साथ मैं कहता हूं कि भारत के 20 करोड़ मुसलमान या उससे ज्यादा हैं या कम है, जो भी एग्जैक्ट उनकी संख्या हो, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के साथ नहीं है, वो भारत के साथ खड़े हैं, अपने भारत के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने अपने वतन के साथ खड़े हैं। आशीष, देश प्रेम, वतन, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयत्व, ये शब्द अर्थ खो गए हैं। भारत के अंदर के मुसलमानों को भला बुरा कह के, देशद्रोही करके, उनके खिलाफ हिंदुओं को पोलराइज करके सत्ता में बने रहने का ये जो षड्यंत्र है, इसको साकार करना ही आज के डेट में राष्ट्रवाद और देश प्रेम है। और जो इस्लामिक कंट्री खुलेआम पाकिस्तान का साथ देते हैं, वहां अपना सम्मान करवाना, वहां जाके दावत खाना, वहां जाके घूम फिर आना, इसी को राष्ट्र प्रेम कहते हैं, इसी को विश्व गुरु होना कहते हैं, इसी को अपने गाली देने वाले के घर जाकर पार्टी करके आना, अवार्ड लेना उनसे, इसी को विश्व गुरु होना कहते हैं, इसी को एक नए भारत की नई विदेश नीति कहते हैं। मायने बदल गए हैं आशीष, भूल जाइए इस बात को। आज की डेट में मैंने कहा ना कि कसाब जब मरा तो कसाब को फांसी दी गई अरौड़ा में, वहीं उसको दफनाया गया। लेकिन एक सवाल मैंने सुशील कुमार शिंदे को पूछा था जो उनको बहुत बुरा लगा था। तब मैंने कहा था कि इस देश के मुसलमानों को डाउट खड़े करने वाले तमाम मुसलमान द्वेषी और तथाकथित हिंदू प्रेमी, तथाकथित क्योंकि वो मुसलमानों का द्वेष करना हिंदू का प्रेम नहीं। वो एक सवाल पूछता हूं कि बंबई पे हमला करने वाले आतंकी एक पकड़ा गया था, बाकी मारे गए थे। जो आतंकी मारे गए, उन आतंकियों को इस भारत भूमि के एक भी शमशान में, एक भी कब्रिस्तान में, किसी भी कब्रिस्तान में मुसलमानों ने जगह देने से मना किया। उन्होंने कहा भारत पे हमला करने वाले आतंकियों को मरने के बाद भी हमारे कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी, और भारत सरकार को उनको अनडिस्क्लोज जगह पे गाड़ना पड़ा, दफन करना पड़ा। यही देश का मुसलमान है। कश्मीर में पहलगाम होने के बाद पूरा मुस्लिम समाज समर्थन में आया भारत देश के, ये मुसलमान है। आज भी दिवाली की नमाज पढ़ने वाला मुसलमान इस देश में है। और आज जब गांव के देवी की यात्रा निकलती है और यात्रा का न्योता देने के लिए देवी गांव में घुमाई जाती है, तो सबसे पहले चर्च में जाके चर्च में देवी की आरती उतारी जाती है। वो भारत मेरा है, मेरा भारत नफरत नहीं सिखाता। चंद राजनीतिज्ञ अपने खुशी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए देश को बांट रहे होंगे, लेकिन उनके बांटने से कुछ नहीं होता। ये देश की नींव बहुत स्ट्रांग है, इसलिए ऐसे आए और कई गए और फिर वापस आए, तो ये 57 देश तो अपना रंग दिखाएंगे। इन 57 देश में लोग गए क्यों, 57 देश में लोग भेजे क्यों, सवाल ये है भेजने वालों पे। और जो गए वो वहां से वापस आने के बाद झूठ बोले क्यों, इन देश ने हमको समर्थन दिया, सवाल ये है। इनको चिन्हित करना होगा, इनकी जवाबदेही तय करनी होगी। जवाबदेही सिर्फ पत्रकारों की नहीं बोलने पे, जवाबदेही सरकार की भी होती है, जवाबदेही सांसदों की भी है। उन तमाम सांसदों को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों ने पूछना चाहिए, आप हमारा अपमान करके आए क्योंकि हमारे मतदान से आप सांसद। यह मसला 57 लोगों का नहीं, यह मसला उनका निषेध करने का नहीं, यह मसला मात्र विदेश मंत्रालय ने क्या कहा इसका नहीं। यह मसला यह है कि हमारे लोगों ने वहां जाके क्या किया। मसला यह है कि मेरे प्रधानमंत्री वहां जाते क्यों। मसला यह है कि मेरे प्रधानमंत्री वहां जाके उनका मित्र क्यों कहते हैं। कि जब समय आया तो उन्होंने धोखा दिया, सवाल ये है। बस आखिर अब अंत करते हैं, लेकिन एक सवाल फिर छोड़ के जाऊंगा। एक दौर था इंदिरा गांधी, जिनको गालियां दे करके राजनीति आज की जा रही है।
एक दौर था जब इसी ओआईसी के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपनी बड़ी बहन जैसे सम्मान करते थे, चाहे यासिर अराफात हो, चाहे सद्दाम हुसैन हो, आते थे तो सम्मान के साथ इंदिरा गांधी के सामने। आज वो सारे देश, और ईरान सबसे बड़ा एग्जाम्पल 1994 जिसकी चर्चा भाव कई बार कर चुके हैं। 1994 याद रखना जरूरी है, जब पाकिस्तान की कोशिशों से भारत के खिलाफ कश्मीर मसले को लेकर के, कश्मीर में मानवाधिकारों को लेकर के यूएन में, तब यूएन आज जैसा नहीं था, थोड़ी ताकत थी उसमें, उसमें लाचार नहीं प्रस्ताव था। पारित हो जाए, उसमें प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी दुनिया में बहुत फर्क उससे पड़ता था, प्रतिबंध से लेकर तमाम चीजें। यूएन में प्रस्ताव था, ओआईसी में नहीं था। ओआईसी प्रस्ताव पारित हो जाए तो कौन लोड लेता है? ओआईसी थोड़ा कोई चीज इंप्लीमेंट करवा सकता है, धमकी देता है, ताकत दिखाता है। यूएन में जहां पर असरकारक हो सकता था वो प्रस्ताव, भारत के खिलाफ प्रस्ताव था, और इसी ओआईसी का मेंबर और आज की तारीख में इस्लामिक देशों का अगुवा ईरान उस समय उस प्रस्ताव को गिरवा दिया था। भारत के खिलाफ प्रस्ताव किसने गिरवाया, किसने नहीं पास होने दिया? वो ईरान था। ईरान तो था। ईरान, फिलिस्तीन, इराक, ओआईसी में भारत के ऐसे दोस्त थे, ऐसे साथी थे जो पाकिस्तान के ऊपर भारत को तरजीह देते थे। आज हमारी विदेश नीति जिसका बखान एक तरफा बैठ के स्टूडियो में एंकर करते हैं, वो कहाँ है? सोचने का वक्त है। आप भी सोचिए और आप भी अपनी राय दीजिए। हमें इजाजत दीजिए भाऊ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।